नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। शुक्रवार को रीवा जिले में मिले कोरोना संक्रमण के महज 60 संक्रमित मरीज। 4 फरवरी शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा जिले में कोरोना के 1510 सैंपल लिए गए, जिसमें मात्र 60 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। लगातार घटती मरीजों की संख्या एक अच्छी खबर है, जो लोगों के लिए राहत की बात मानी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से दुनिया भर में तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया, लेकिन वैक्सीनेशन व इससे निपटने के किए गए तमाम बेहतर से बेहतर इंतजामों की वजह से तेजी से रिकवरी भी हो रही है। इसे वैक्सीनेशन का ही असर माना जा रहा है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण होता है उनमें कोई खास सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ रहा है। शुक्रवार को रीवा शहरी क्षेत्र में मात्र 10 संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं गोविंदगढ़ में 9 तथा नई गढ़ी में 5, गंगेव में 3, रायपुर करचलियान में 3, मऊगंज में 7, हनुमाना में 4, जवा में 10, देवथर में 1 तथा सिरमौर में 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। रीवा में बम रखकर दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। रीवा जिले के विभिन्न जगहों पर टाइमर बम लगाकर लोगों में दहशत फैलाने का किया जा रहा था काम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी भरे संदेश भी बम के साथ रखे जाते थे। रीवा जिले में विभिन्न स्थानों पर लगातार मिले टाइमर बम के मामले में रीवा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इन दहशत गर्दों की तलाश में रीवा के अलावा यूपी पुलिस भी जुटी हुई थी। अभी आगे भी इस मामले की तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जिले भर में दहशत फैलाने के इस खेल में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा रीवा शहर सहित जिले के 13 स्थानों में बम रखकर दहशत फैलाने का काम किया गया। पुलिस को आरोपियों के पास से टाइम बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह एक ऐसा दौर है कि यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इससे भी ऊपर उठकर देखा जाए तो राजनीतिक दल व उनके समर्थक किसी भी हद तक जाने से कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण रीवा जिला है, जहां यूपी चुनाव को लेकर दहशत फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें योगी के लिए धमकी भरे खत के साथ अनेक स्थानों पर दहशतगर्दों ने बम रखकर पूरे जिले व आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित किया है। इस कड़ी में सुहागी थाना क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 30 में बने अंडर ब्रिज के नीचे बम रखे होने की सूचना मिली थी। बम मिलने की यह पहली घटना थी। उस दिन 21 जनवरी 2022 का तारीख थी। बम मिलने के बाद पुलिस महकमे तथा जिले भर में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई थी। इससे पहले कि पुलिस घटना को लेकर कुछ कर पाती कि दूसरे दिन फिर रीवा जिले के गंगेव में भी वैसा ही टाइम बम मिला। यही नहीं, इसके बाद लगातार एक दिन छोड़कर जिले के मनगवा तथा मऊगंज हाईवे में बने अंडरब्रिज के नीचे बम मिला। पुलिस ने बम को जब अपने कब्जे में लिया तो उसमें पाया कि सिर्फ विस्फोटक ही नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्येक जगहों में मिले बमों में एक बात कॉमन थी और इन बमों के साथ ही पत्र भी मिले, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी। इस घटना के बाद लगातार रीवा पुलिस यूपी पुलिस के साथ बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और बम रखने वाले दहशतगर्द पुलिस के हाथ लगे। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही। कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक संदिग्ध कार मिली, जिसकी पतासाजी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार को उत्तर प्रदेश से जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों ने पूरी घटना को कबूल कर लिया। इस मामले का खुलासा कर रहे रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसकी बीमारी की वजह से नौकरी छूट गई थी। इसके बाद वह अपने 2 साथियों के साथ दहशतगर्दी के इस खेल में शामिल हो गया और इनके द्वारा इस तरह की अनेकों घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के सीएम के नाम चिट्ठी क्यों लिख रहे थे। क्या यह किसी के इशारे पर यह कार्य कर रहे थे? अभी इस तरह के कई सवाल हैं, जिनका जवाब ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले की जांच बड़ी बारीकी से पुलिस कर रही है।
इस खेल में शामिल दहशतगर्दों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें प्रकाश सिंह सोनवंशी प्रयागराज तथा रामतीरथ हरिजन प्रयागराज के अलावा दिवेश दुबे प्रयागराज शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मदरबोर्ड, पेंट, टेप, एल्यूमिनियम तार, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा ट्रेन नंबर 11094 महानगरी एक्सप्रेस मानिकपुर में 4 बार मेजा, उत्तर प्रदेश में संगम एक्सप्रेस ट्रेन हापुड़ के पास मेरठ में तथा नैनी प्रयागराज में सिरसा मेजा, उत्तर प्रदेश जिगना जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बम रखे गए थे। इसके साथ ही रीवा के 4 स्थानों को मिलाकर कुल 13 स्थानों में टाइमर बम लगाए गए थे। पुलिस द्वारा अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो घटनाएं प्रकाश में आ रही थी, जिसमें प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे के अंडरपास पर और उसके पश्चात मिर्ज़ापुर जाने वाले हाईवे के मुख्य मार्ग के बीच में भी आपने देखा कि कुछ सर्किट्स, टाइमर, पाइप्स के द्वारा कुछ आर्टिकल लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में हम लोगों ने भी 3 आरोपी राउंड अप किए हैं। ये तीनों लोग जो हैं, अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई है। हमारी टीम लगातार इनसे भी सघन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वो सबसे पहले तो जो एक आरोपी है प्रकाश सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि इसने अपनी बताई है। इसका कहना है कि इसको 2015 के आसपास से मिर्गी की समस्या शुरू हुई, जिसके कारण इसकी नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में जो करता था छूट गई और पारिवारिक समस्याओं, तनाव, आर्थिक समस्याओं के चलते इसने तत्कालीन समय में ऐसी घटना 2 बार करने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता कहीं से नहीं मिली। तत्पश्चात पुनः इसने स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात कहीं और अपनी नौकरी का प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः आपने देखा जनवरी माह 2022 में, जैसा कि आपको हमने प्रेस नोट में दिया भी है, 8 जनवरी को नैनी, उसके पश्चात 13, 16, 19 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले और उसके पश्चात 21 तारीख से मध्य प्रदेश में सुहागी थाना, 26 तारीख को मनगवा गंगेव में और 29 तारीख को मऊगंज में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई। इन सब घटनाक्रमों के दौरान लगातार हमारी रीवा पुलिस की टीम सक्रिय बनी रही। विभिन्न थानों का स्टाफ, एसडीपी, एडिशनल एसपी, साथ में साइबर सेल की टीम ने लगातार उस क्षेत्र का, घटना स्थलों का कई बार भ्रमण किया और बिखरे तंतु जोड़ते हुए अपना अधिकतम प्रयास किया, जिसके चलते आरोपी राउंड अप हम कर पाए हैं। दूसरे साथी का नाम देवेश दुबे है। वो मेरठ क्षेत्र का रहने वाला अपने आप को उसने बताया है। उसकी शिक्षा दीक्षा मेरठ के आसपास हुई है, बीकॉम LLB पढ़ा हुआ है। तीसरा साथी इनका लोकल मेजा क्षेत्र का ही रहने वाला प्रकाश का पुराना साथी है। प्रारंभिक पूछताछ में विभिन्न घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है। जो पत्र आप देख रहे हैं साथ में मिलते थे, उनकी राइटिंग भी मैच की जा रही है और इनसे उद्देश्य पूछा जा रहा है लगातार कि इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक जानकारी में जो उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमें लगता था कि हम सफल नहीं हो पाए हैं जीवन में और करप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कुछ समस्याओं को लेके हम अपनी बात इसके माध्यम से रखेंगे तो कुछ मैसेज जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी टीमें अभी और वर्क कर रही हैं, साइबर की टीम वर्क कर रही है और विभिन्न टीमें इनके जो बताए गए, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर इनके घर और उसके आसपास भी लगी हुई हैं और क्रॉस चेक किया जा रहा है, तस्दीक किया जा रहा है कि इनकी कितनी बातें ठीक हैं और कितनी बातों में भी और गुंजाइश निकलने की संभावना बनती है। तो अभी तक की विवेचना में जो आया मैंने आपके सामने रखा है। विवेचना अभी जारी है और एडिशनल एसपी रीवा के नेतृत्व में SIT डिफरेंट
क्षेत्र में अपना काम कर रही है। जब सुहागी वाली घटना के समय हमें एक फुटेज प्राप्त हुआ था, प्लस उस फुटेज को हम लोगों ने क्लियर कराया, काफ़ी उसमें प्रयास किए गए, तब क्लियर होकर पता पड़ा वो गाड़ी सेंट्रो है, क्योंकि रात के समय का फुटेज था, कैमरा भी दूर था। हमारी जो गश्त गाड़ी होती है, डायल हैंड गाड़ी का उस समय मूवमेंट उस क्षेत्र में था, उन्होंने भी उस समय हल्का सा उनको एक गाड़ी वहाँ पे घूमते हुए दिखी थी। उन्होंने इसको देखा कि जो गाड़ी थी वहाँ पे संभवतः DL नंबर की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, और गाड़ी को क्लियर पहचानने में अंधेरे में उनको भी समस्या थी। इसके अलावा एक साक्षी हमारे पास था, उसने बताया कि जो गाड़ी का नंबर है वो इतना बार देख पाया कि 1414 नंबर उसमें जरूर आता है। तो गाड़ी का नंबर जो आपने देखा, तो इन सब तीनों चीज़ों के आधार पे प्लस साइबर टीम ने पैरेलली अपना काम किया, तो दोनों को जोड़ते हुए फिर हम लोग इन तक पहुंचने में सफल हो पाए। अभी हम लोगों ने आरोपियों को मेजा उत्तर प्रदेश से वहाँ से इनको संदेह के रूप में पूछताछ के लाए। जब इनसे पूरी बात क्लियर हुई, काफ़ी चीज़ें मैच हुई, इनसे सामान मिले, तो हमारा श्योरिटी हुई कि ये हमारे आरोपी हैं। उसके पश्चात थाने में इनकी अरेस्टिंग आज की गई है। स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। ढेरा गांव में विगत 5 जनवरी से चल रहा था क्रिकेट टूर्नामेंट। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। इस दौरान श्री शुक्ल ने आयोजन समिति को बधाई दी और कहा कि खेल को बढ़ावा देने का यह बेहतर प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत जरूरी है खेल। रीवा जिले के मऊगंज तहसील अंतर्गत ढेरा गांव में विगत 5 जनवरी से आयोजित क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के जाने माने महान संविदाकार या यूं कहें कि शिल्प सेतु के तौर पर जिन्हें जाना जाता था, ऐसे महान व्यक्तित्व परम पूज्य बाबूजी स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल की स्मृति में यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका फाइनल मुकाबले के साथ समापन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ संविदाकार स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल के पुत्र व पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वर्गीय श्री शुक्ल की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए किया गया। फाइनल मुकाबले में सीधी एवं स्टार 11 पहरखा के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें सीधी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। निर्धारित 20 ओवर में 176 रन का लक्ष्य स्टार 11 पहरखा की टीम के सामने रखा, जिसके बाद स्टार 11 की टीम जवाबी पारी खेलते हुए 127 रन पर ही ढेर हो गई और इस क्रिकेट की प्रतियोगिता 2022 का खिताब सीधी ने अपने नाम कर लिया। जिसके बाद मुख्य अतिथि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूज्य पापा जी की स्मृति में आयोजित होता है, इसके लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई। यह टूर्नामेंट और बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए और बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। ग्राउंड बनकर तैयार हो गया है, अब इसमें स्टेपदार सीढ़ियों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे खेल प्रेमी अच्छे से बैठकर खेल का आनंद ले सकें। इस दौरान बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, मऊगंज थाना प्रभारी, हायर सेकेंडरी स्कूल ढेरा के प्राचार्य, ढेरा अंचल के प्रबुद्ध जन, खेल प्रेमी उमेश द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय के गर्ग जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मोहनलाल शुक्ला जी, इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय बाल मुकुंद शुक्ला जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी जो ढेरा में बाढ़ सागर का पानी लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, नायब तहसीलदार मिश्रा जी, आदरणीय संतोष शुक्ला जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष ममल शुक्ला जी, ममल नाम है, अमी नाम, अमीर शुक्ला, ममल, और हमारे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने विंध्य प्रदेश के गठन को लेकर उठाई मांग। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा के कारण लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की गई है।
राज्यसभा सांसद व कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेशाध्यक्ष राजमणि पटेल ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए प्रधानमंत्री से विंध्य प्रदेश के गठन की मांग उठाई है। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट महमूद खान ने बताया कि राज्यसभा सांसद श्री पटेल ने सभापति की अनुमति से स्पेशल मेंशन के जरिए कहा कि 4 अप्रैल 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी रीवा थी। नवंबर 1956 में विंध्य प्रदेश को तोड़कर बड़े राज्य के परिकल्पना के तहत मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया, जिसमें अजीज, चिंताली और गंगा जैसे लोग विंध्य के विलय के विरोध में शहीद हो गए थे। श्री पटेल ने कहा कि विलीनीकरण के बाद विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा के कारण विंध्य क्षेत्र के लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार सूरत, मुंबई, हैदराबाद आदि बड़े शहरों में रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर रहे हैं तथा लाखों लोग इलाज के लिए नागपुर जाने के लिए विवश हैं। अशिक्षा तथा गरीबी की दशा दयनीय है। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, कृषि, जल, पशु, भू संरक्षण, उद्योग, मानव संसाधन, पर्यटन आदि क्षेत्रों में विंध्य पर्याप्त रूप से संपन्न है। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री से जनभावनाओं का आदर करते हुए विंध्य प्रदेश का गठन करने की मांग की है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को जिला अस्पताल के सभागार में दी गई भावभीनी विदाई। 19 महीने का यादगार कार्यकाल पूरा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का स्थानांतरण राज्य शासन द्वारा जबलपुर के लिए कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के स्थानांतरण के बाद जगह जगह उन्हें विदाई दी जा रही है। साथ ही उनके द्वारा रीवा में किए गए बेहतर कार्यों की प्रशंसा की जा रही है। इसी तारतम्य में कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति जिला चिकित्सालय रीवा में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। विदाई समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा द्वारा की गई। विदाई समारोह में सर्वप्रथम क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग से डॉक्टर SK पाठक द्वारा पुष्पहार पहनाकर कलेक्टर का स्वागत अभिवादन किया गया। तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा, सिविल सर्जन KP गुप्ता, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BK अग्निहोत्री समेत अन्य अधिकारियों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर श्री इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी बड़ी निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं। खास करके स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का कार्य अत्यंत सराहनीय है। इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण जिला चिकित्सालय है, जो लगातार मरीजों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कलेक्टर ने कहा कि सभी को एक साथ इसी प्रकार टीम भावना के साथ कार्य करते हुए अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, ताकि शासन की समस्त योजनाओं का लाभ जनता को बेहतर तरीके से मिल सके। प्रत्येक अधिकारी यह प्रयास करें कि प्रतिदिन अधिक से अधिक जनहितकारी योजनाओं का लाभ जनता को प्राप्त हो और जनता आपके कार्य से संतुष्ट हो सके। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को आश्वस्त किया कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे और जनता को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही रीवा जिले की प्रगति को इसी क्रम में प्रथम स्थान पर रखने की गति को जारी रखा जाएगा। जिला अस्पताल से एक भी मरीज असंतुष्ट होकर जिले से वापस नहीं जाएगा। प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार व जांच के अलावा निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय रीवा के समस्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती अर्पिता सिंह, डॉक्टर सुनील अवस्थी, डॉक्टर BK अग्निहोत्री, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर अतुल तिवारी, जिला लेखा प्रबंधक शरद पाठक, आशुतोष शुक्ला, अभिलाषा शुक्ला, डॉक्टर NN मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, जिला मलेरिया अधिकारी अमृता नामदेव, विष्णु प्रताप सिंह, RBSK संजय श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र गुप्ता, पंकज शुक्ला सहित सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भूमाफियाओं के आतंक से ग्रामीण परेशान। रायपुर तहसील का घेराव करते हुए तहसीलदार को इस संबंध में ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा है। भूमाफियाओं से परेशान सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया व आगे की कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मामला है रीवा जिले के रायपुर करछलियान तहसील अंतर्गत ग्राम रामनई कालिक टोला महादेव तालाब का,
जहां 24 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं द्वारा जबरन बलपूर्वक हड़पने और तालाब के स्वरूप को नष्ट करने का खेल खेला जा रहा है। तालाब के अस्तित्व को समाप्त करते हुए वहां मिट्टी डालकर आवासीय प्लाट बनाए जा रहे हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया तथा आरोप लगाया कि रामनई कालीकन टोला में 24 एकड़ यानी कि लगभग 200 वर्ष पुराना तालाब बना हुआ है, जिसमें भूमाफिया अपनी निगाह गड़ाए बैठे हैं और तालाब को मिट्टी डालकर आवासीय प्लाट बनाए जा रहे हैं, जिससे मवेशियों एवं आम ग्राम वासियों को पानी की समस्याओं के साथ साथ जल जीवन के लिए भी संकट खड़ा हो रहा है। इस पूरे ग्राम पंचायत में एक ही तालाब है। इसके अलावा ना तो मुक्तिधाम की व्यवस्था है और ना ही गौशाला की कोई व्यवस्था है। बावजूद इसके राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ने और अपनी जेब भरने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्य में कुछ सफेदपोश नेताओं का भी हाथ है। इधर इस समस्या को झेल रहे ग्रामीणों ने परेशान होकर तहसीलदार रायपुर करचलियान को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पश्चात मीडिया को जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने चेताया है कि इस पूरे मामले पर कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीण जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान उमेश सिंह रामनई, पद्मदीप शुक्ला, राम बहोर साकेत, सुशील पटेल, संदीप चौधरी, आशीष चौधरी, रघुनंदन साकेत, मानधारी साकेत समेत सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। इस पूरे मामले में रायपुर करचलियान तहसीलदार सुधाकर सिंह का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेकर जांच कमेटी गठित की जा रही है। मामले में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मामला ये है कि रामनई में कालीकन टोला में महादेव तालाब के नाम से तालाब है जो 250 साल पुराना है और उसमें सरकारी भी है और पट्टे का भी है। उसमें गांव के लोगों ने कुछ बेच दिया, बाहर के लोग ले लिए और उसको कल वो पटाई चालू कर दी। हम लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर कल डंपर उनका रोका और उसको पटाई नहीं होने दिया। उसी के उसमें हम लोग तहसीलदार को ज्ञापन देने, हालांकि एसडीएम साहब से मिलने आए थे, एसडीएम साहब नहीं थे। उन्होंने बोले कि मैं बाहर हूँ तो आप तहसीलदार को ज्ञापन दे दीजिए और तहसीलदार साहब हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने कहा है कि कार्रवाई को तुरंत रोके और तालाब आम निस्तार के लिए है तो आम निस्तार के लिए है और किसी का उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी जो पट्टा है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। इसकी जो ज़मीन है वो अपने वहाँ के जो किसान है तो अपनी जुताई बुवाई करें, हम लोग पब्लिक से उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाहर के लोग वहाँ आके तालाब का अतिक्रमण ना करें और वहाँ प्लाटिंग वाला काम जो चल रहा है लिगवी के नाम से जो प्लाटिंग कर रहे हैं और उसका रीवा में भी काफ़ी पेपर वगैरह भी उन्होंने दिया था भू माफियाओं द्वारा, इसलिए उसके विरोध में हम लोगों ने आज कोई भी नहीं कर सकता। जब उनको कहीं ना कहीं ऊपर से संरक्षण मिला रहता है तभी वो काम करते हैं। चाहे रामनई का तालाब हो चाहे कोई भी तालाब, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, और यहाँ के जो भाजपा सरकार के हैं दलाल, उनका तो सबसे पहले रहता है कमीशन दे दो बाकी काम करो, हमारी सरकार बैठी है। इसमें कहीं ना कहीं ऊपर का दबाव है, तभी वो लोग इतना दमंगई से काम करते हैं और जनता को वो समझते हैं कि जनता हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। ये जो रामनई के ग्रामीण लोगों ने आज ज्ञापन दिया है उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि वहाँ एक तालाब है, उस तालाब में कुछ लोग मिट्टी डाल रहे थे, मतलब लेबलिंग के लिए कोशिश कर रहे थे। उसको हमने रोकने के लिए पटवारी को बोल दिया है और हम लोग सक्षम उससे दस्तावेज मंगा करके जांच करके 1 सप्ताह में उसमें अपनी रिपोर्ट भेज देंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। नहीं, इसमें किसी अधिकारी कर्मचारी साढ़ेगांठ नहीं है। ये वो लोग भूमस्वामी हैं उस तालाब के 3/4 भाग के, जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि को विकसित करने के लिए बहुत सारी अनुज्ञा लेनी होती है, उसमें कोई अनुज्ञा है कि नहीं है और किस जमीन को विकसित कर रहे हैं इसकी जांच करा करके 1 सप्ताह में क्लियर हो पाएगा कि कहाँ क्या कार्रवाई करनी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का दंश झेलती गुड़ क्षेत्र की जनता कोई नहीं है इनकी पीड़ा को सुनने और देखने वाला। ग्राम इलाके की जनता सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के जद्दोजहद कर रही है। वहीं जनप्रतिनिधि हैं कि इन्हें अपनी जेब भरने और कमीशन खोरी से ही फुर्सत नहीं है। पहली बात तो यह है कि क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य हो नहीं रहे हैं और जो होते भी हैं वह सब जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से जनता के उपयोग में ही नहीं आते। उसकी वजह गुणवत्तापूर्ण कार्य का ना होना होता है। गुड़ क्षेत्र की जनता लगातार उपेक्षा का शिकार है। जनता का दुख दर्द सुनने समझने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधि तो सिर्फ अपनी जेब भरने और कमीशन के कार्य में लिप्त हैं। इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों गांव हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार जद्दोजहद करते हुए देखे जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अमृति महड़ाडी मार्ग की, जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है।
इसी मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर विगत दिनों शुभम कुशवाहा व स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं पदयात्रा की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर सड़क निर्माण समेत अन्य समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। उसके बाद से वादे के मुताबिक कोई भी कार्य जिम्मेदारों द्वारा नहीं कराए गए। अधिकतर क्षेत्र के कार्य इसलिए अधर में लटक जाते हैं क्योंकि इनमें कमीशन की राशि को लेकर बात नहीं बन पाती है। यही वजह है कि विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है तथा खून के आंसू रो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाणसागर की नहर की खुदाई के बाद नहर में ना तो रोड की पुलिया का निर्माण कराया गया, ना ही अन्य व्यवस्थाएं की गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को अनेकों मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन जिम्मेदार इस बात को इधर से उधर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वह आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रोड बनना चाहिए। देखे पानी भरा है, क्या करे, मरे है पब्लिक है? क्या आप प्रशासन से कभी के मरीज हो तो वो हार्ट अटैक उसको क्या आप जनप्रतिनिधि के लगे गए हैं कि हमारे गांव की रोड खराब है तो बनवाया जाए? विधायक सांसद से में नहीं आते थे तो कहता था आदमी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये रोड कोई ध्यान देता नहीं, बोर्ड लेके चले जाते। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।